Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 26th November of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, एनजीटी कब स्टैब्लिश किया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आता है, ईडी कब स्टैब्लिश किया गया था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कब स्टैब्लिश किया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ और कोई डाउट हो आपको एनालिसिस से रिलेटेड, वो भी आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। जो पीडीएफ हम एनालिसिस करते हैं वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर 247 टाइप करके इस लोगों के साथ, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है उसको भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं प्रिपरेशंस के लिए। तो आप जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो सारे प्रिपरेशंस के लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एज अ करेंट अफेयर भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं और एज अ आंसर राइटिंग भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, हैवी रेन है साइक्लोन निवार अप्रोचेस कोस्ट की। साइक्लोन निवार जो था कल जो हम बात कर रहे थे कि हिट कर सकता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु पुडुचेरी में, तो वो हिट कर चुका है कोस्ट एरिया में। 1000 evacuated to safer place। जो तमिलनाडु पुडुचेरी में जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते थे उनको सेवर प्लेसेस में भेजा गया है। ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर बिगेन्स की वाटर रिलीज हुआ है चिम्बाकरम रिजर्वायर से, और हैवी टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही कि हो सकती है इस साइक्लोन के कारण, क्योंकि ये लैंडफॉल भी अराइज हो सकता है इसके कारण। आज क्योंकि कल लैंडफॉल नहीं हुआ, आज इसके चांसेस हैं कि हो सकती है लैंडफॉल। तो साइक्लोन निवार इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन द लैंडफॉल प्रोसेस, कि आज लैंडफॉल प्रोसेस चालू हो सकता है और बहुत ही वेरी सीवियर कैटेगरी में हो सकता है। तो इस पूरे न्यूज़ में साइक्लोन निवार के बारे में बताया गया है। हम लोग देख लेते हैं साइक्लोन निवार को अलग से। साइक्लोन निवार इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका नेमिंग कैसे रखा गया है? इसका साइक्लोन निवार नाम रखा गया है बाय ईरान। एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जिसका मतलब उसके नाम पे इसे रखा गया है। जो क्रिस्टन थे साइक्लोन निवार ईरान के, उनके नाम पे इसे रखा गया है। इसका डिप्रेशन क्या है? इसका डिप्रेशन होता है इस बार साइक्लोन निवार का 600 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी में। बे ऑफ बंगाल में जो एरिया होता है, जैसे पुडुचेरी ये है, तो बे ऑफ बंगाल में जो एरिया है उसके डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब कितनी डाउन में एरिया है, तो क्या कहते हैं 600 किलोमीटर जो है साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी है, वहाँ पे इसका डिप्रेशन है। इसकी आई भी क्या कहते हैं, इसका डीप डिप्रेशन है बाय द इवनिंग ऑफ 23 नवंबर, और साइक्लोन कल हिट कर चुका है। इसकी विंड स्पीड लगभग 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की है, वो जो काफ़ी ज़्यादा लैंडफॉल की हो सकती है लैंडफॉल के समय। द विंड गस्ट भी बहुत तेज़ी से वो जो है वो भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड गस्ट भी हो रही है। और ये पहला साइक्लोन होगा इस साल का जो एक लैंडफॉल अराइज कर रहा है, जिसके कारण तो क्या कहते हैं काफ़ी क्या कहते हैं हार्म हो सकता है, क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज में। तो सब सेफर प्लेसेस में रहें, यही सबसे लिए अच्छा होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इश्यूज फ्रेश कोविड गाइडलाइंस की। कोविड गाइडलाइंस, नई कोविड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें कहा गया है सर्विलेंस कंटेनमेंट और कॉशन पूरी तरह से रखा जाएगा कोविड 19 केसेस में। ये जो फेस्टिवल सीजन और जो विंटर शुरू हुआ है उसमें जो केसेस अराइज हुए हैं, जो स्प्रेड बढ़ा है, तो उसको देखते हुए, ये सब ध्यान में रखते हुए पूरे स्प्रेड को रोकना होगा। इसमें कहा गया जो भी स्टेट शुड इंश्योर 80% कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑल पर्सन्स की। जो स्टेट्स हैं उनको जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उनका 80% जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स आपको रखने होंगे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे अब आ रहे हैं कि दोबारा री इन्फेक्शन हो गया, री कोरोना कहते हैं, फिर से कोरोना हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही होकर चले गए थे फिर से उनको हो गए। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्वारंटाइन एंड फॉलो अप, इसको 14 दिन के लिए बनाए रखना होगा स्ट्रिक्टली, तभी हम कोविड पॉजिटिव केसेस को रोक पाएंगे जो इतनी तेजी से बढ़। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो सिटीज जहाँ पे केसेस पॉजिटिविटी रेट मोर देन 10% है, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कहीं पे भी, तो उनकी जो ऑफिस टाइमिंग्स है कुछ जो अलग अलग करनी होगी, हर ऑफिस की टाइमिंग थोड़ी अलग करनी होगी। तभी हम जो भीड़ भाड़ एरिया हो जाता है, भीड़ भाड़ ट्रैफिक सिग्नल पे आपने देखा होगा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए ये मेजर्स किए गए।
और भी जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको भी और स्टेप्स लेने होंगे, जो भीड़ भाड़ है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो हो, इसलिए इस तरह की कई स्टेप्स लेने होंगे, ऑफिस टाइमिंग चेंज करनी होगी, और जो स्टेप्स लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये किसके पास कई मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। जो इसकी इंट्रीज होती हैं 1 और 2 लिस्ट 2 की, स्टेट लिस्ट की, 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की, लेकिन आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉइंस द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट की, यूनियन को पावर देता है कि वो स्टेट्स को हर किसी जो एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स को बचाए, यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन परसुएंस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है वो पूरी तरह से मॉनिटर करता है जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस होती हैं, या जो इशू करता है अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज और शेयर करता है इंटेलिजेंस इनपुट। तो इन कई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कई वे में वो वर्क करता है। जैसे इस वक्त कोरोना बहुत हाई रिस्क पे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स सारी गाइडलाइंस लाता है, देखता है कि जो उसके लिए ज़रूरी है, उसकी जो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो हो हर जगह, तो उसके लिए भी वो वर्क करता है, उसके लिए नए नए इंस्ट्रक्शंस लाता है उसको फॉलो अप करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती काम विंड पुश दिल्ली AQI टू सीवियर कैटेगरी की, जो काम विंड्स है उसके कारण जो दिल्ली की AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सीवियर कैटेगरी में जा चुका है। उसमें यही बात की गई है कि वो अब सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है, और गुरुग्राम का तो वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त। तो ऐसा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, AQI और सफर। सफर एक प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग एजेंसी है सफर, उसके बारे में देख लेते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अलग से देख लेते हैं। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा। इसके अंदर कई पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जैसे वर्क करता है अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा। इसके पावर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं इसको। ये एक फील्ड फॉर्मेशन और जो प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे क्लीननेस, स्ट्रीम्स में लाना, वेल्स में लाना, जो डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट्स में पड़ते हैं, प्रोवाइड प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको प्रिवेंट या जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी वर्क करना। अब देखते हैं AQI को। AQI एक इंडेक्स होता है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को। ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको मेजर करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, इन सबको मेजर करता है और इसका ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं। अब देखते हैं सफ़र को। ये सफ़र एक एजेंसी है, सब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा, एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जो एयर AQI जो बिग बिग सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जितनी, वहाँ पे जो AQI प्रॉब्लम होती है, एयर पॉल्यूशन जो होता है उसके कारण जो दिक्कतें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सफ़र वर्क करती है। ये एक सिस्टम है इंडिजिनस डेवलप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डाला पुणे, और इसे ऑपरेशनलाइज किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा IMD। इसमें एक जायंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले होती है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स चौबीसों घंटे चलता रहता है कलर कोडिंग के साथ। इसकी एक ऑर्गेनाइज करता है ये अवेयरनेस ड्राइव भी कि पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, जिससे वो सेल्फ मिटिगेशन कर सके। और ये भी हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स की वो जो पॉलिसीज हैं उनको ध्यान में रख के बनाएं कई कंडीशंस को देखते हुए। ये पॉल्यूटेंट जो मैं ये मॉनिटर करता है वो है PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूइन, ज़ैलीन, मरकरी, इन सबको ये मेजर करता है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी रिकॉग्नाइज किया सफ़र को एक प्रोटोटाइप एक्टिविटी के द्वारा, जो बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड मेंटेन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सफ़र सिस्टम कुड बेनिफिट कॉस्ट सेविंग की, ये कॉस्ट सेविंग को बचाता है, जैसे एग्रीकल्चर, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म में
ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन के द्वारा, एयर क्वालिटी के द्वारा, तो उनको हेल्प करता है ये, और उनकी कॉस्ट सेविंग करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग चालान्स फॉल्टी, कि एक पेटिशन फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें क्लेम किया गया है कि जो मैकेनिज्म है चालान इशू करने का अंडर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 वो पूरी तरह से आर्बिट्री है और फॉल्टी है, कि जब उनका मन किया उन्होंने कर दिया, आर्बिट्री मतलब बाय ओन, तो और फॉल्टी भी है कि उसमें कुछ फॉल्ट भी है कई, और नीड्स टू बी रेक्टिफाइड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी, उसको रेक्टिफाई करना होगा विथ बेटर टेक्नोलॉजी में। ये पेटिशन फाइल हुई। जो चालान्स होते हैं वह बीइंग इशूड विदाउट रिलेबल टेक्नोलॉजी इन प्लेस, कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं रहती, वो ऐसे ही चालान जो मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस उनके ऊपर कर दिया जाता है। तो उसमें कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है कि किस पे करना है किस पे नहीं, जो उनका मन किया आर्बिट्रली होता है ये चालान, और पूरी तरह से फॉल्टी है ऐसे इस पिटीशन में बताया गया है। तो देखना है कि क्या होता है इस पिटीशन का अंजाम, क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट आता है इससे, तो देखना है आगे की न्यूज़ में। अब चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पंजाब टू री इम्पोज नाइट कर्फ्यू अमिट फियर्स ऑफ सेकेंड वायरस वेव, कि पंजाब में फिर से नाइट कर्फ्यू होने वाला है क्योंकि सेकेंड वायरस वेव जो है फिर से आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि पंजाब में स्प्रेड ना हो, इसलिए पंजाब ने नाइट कर्फ्यू को कह दिया है। उन्होंने कहा है दिसंबर 1 से जो रेस्टोरेंट्स मैरिज वेन्यूज हैं वो सिर्फ 9:30 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद उन्हें बंद करना होगा क्योंकि रात में नाइट कर्फ्यू होगा, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो एमिड द ग्रेम ऑफ कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है दिल्ली नेशनल कैपिटल जो रीजन है या जो और रीजन्स हैं वहाँ पे धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो पंजाब सोच रहा है कि वहाँ पे स्प्रेड ना हो इतना, फिर से जो कंट्रोल किया उन्होंने फिर से वो ना टूटे, वायलेशंस ना हो, तो उसको केसेस ना बढ़े, तो इसलिए नाइट कर्फ्यू को कह दिया गया टाउन्स एंड सिटीज़ में, और इसको जो स्ट्रिक्टली इम्पोज करने के लिए भी सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है आज का पहला एडिटोरियल, मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग, कि इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वक्त कांग्रेस में, कि नई लीडरशिप लाने के लिए। तो जैसे हमने देखा है कि जब से वो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ 2019 में, उसके बाद से राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया था, क्या कहते हैं, अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट से। उसके बाद प्रेसिडेंट पोस्ट इन नेशनल कांग्रेस की कोई नहीं है इस वक्त, और इंटरिम जो प्रेसिडेंट है वो सोनिया गांधी है। तो इसलिए इसमें पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि एक वर्किंग कमेटी और एक न्यू प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें कहा गया है कि फरवरी 2021 तक एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक सेशन होगा उसका, जिसमें नए प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी को नए बनाने की बात की जाएगी। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है क्रिकेट टेस्ट। इसमें कहा गया है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाला है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर, जहाँ पे ओडीआई है, टेस्ट है, तो उसके बारे में बताया गया है कि कई जो प्लेयर्स हैं वो लोग नहीं गए, तो कुछ प्लेयर्स नए प्लेयर्स को भी मौका मिला है। तो इसमें पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। तो ये दो एडिटोरियल थे आज के। चलिए आज की अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है जल्लीकट्टू इज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड्स, की जल्लीकट्टू जो एक मलयालम मूवी है उसे 26 फिल्मों में शॉर्ट लिस्ट किया गया और वो डायरेक्ट की गई है लिजो जोसेफ पेलिसरी द्वारा, और वो इंडिया की एंट्री होगी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। तो क्या कहते हैं, देखना है इस बार क्या होता है ऑस्कर्स में, क्योंकि जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस मूवी है और काफ़ी रेप्यूटेड डायरेक्टर ने भी बनाई है, मलयालम फिल्म है, बहुत अच्छी मूवी भी है, और उसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भी रखा गया है 93rd अकेडमी अवार्ड्स के लिए। तो ये थर्ड मलयालम फिल्म है आफ्टर गुरु और एदम मार्कन जो चूजन की गई है कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स के लिए। ये तीसरी मलयालम मूवी होगी आज तक की जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की गई है इंडिया की तरफ से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एनआईए अरेस्ट पीडीपी यूथ लीडर। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनआईए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान। इसकी मेन जो इन्वेस्टिगेट करता है प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस जो रिलेटेड होते हैं ऑफ सॉवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के दौरान, जो एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट होते हैं, स्मगलिंग केसेस हो गए, या टेरर खत्म करने के लिए भी होता है। ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके अदर ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में भी। जब इंसिडेंट हुआ था मुंबई टेरर अटैक 2008 में,
उसके बाद इसे बनाया गया था क्योंकि उस वक्त ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कौन सी एजेंसी है कि पहले जाएगी उनसे लड़ने। तो इसकी भी वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो उसको कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए इन फ्यूचर ना हो ऐसा कभी, तो एनआईए इसे बनाया गया था। तो एनआईए जो अमेंडमेंट हुआ बिल 2019 में, उसमें जोड़ दिया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी या बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, और जो ऑफेंसेस होते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के द्वारा, वो भी उसके अंदर जोड़ दिए गए। एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होती है इसमें जो सारे डिसीजंस लेती है, और इसका ज्यूरिडिक्शन पूरी तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा होता है। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है, उस पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, नेवी इंडक्ट्स 2 ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम द यूएस, की नेवी ने 2 ड्रोन्स लीज पे लिए यूएस से। इसमें ये बात की गई, जैसे हमने देखा ये जो MQ-NBC गार्जियन है वो मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड है उसकी 40,000 फीट के ऊपर, तो काफ़ी ऊंचाई पे है, और ये नवंबर में आएंगे दोनों ड्रोन्स इंडिया में। ये दोनों ड्रोन्स जो हैं MQ-9B गार्जियंस हैं, जो काफ़ी 40,000 फीट की ऊंचाई पे भी छोड़े जा सकते हैं, और ये लीज पे लिए गए हैं यूएस के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट अलॉट्स 2000 करोड़ फॉर इंफ्रा फंडिंग, की गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है 2000 करोड़ इंफ्रा फंडिंग के लिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया 6000 करोड़ ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू एनआईएफ प्लेटफॉर्म बाय 2021 टू 2022। तो ये देखना है क्या होता है इसमें, जो इतना ज़्यादा फंडिंग आई है इंफ्रा फंडिंग। कैबिनेट ने ऑन वेडनेसडे अप्रूव किया इन्फ्यूजन ऑफ 6000 करोड़ एज इक्विटी इनटू न्यू डेब्ट प्लेटफॉर्म, कि जो नया डेब्ट प्लेटफॉर्म है उसको लाने के लिए। तो इस पूरे न्यूज़ में वही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। डिएगो मैराडोना जो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम जिन्हें कहा जा सकता है, तो वो उनकी क्या कहते हैं डेथ हो चुकी है। वो काफ़ी दुख की खबर है क्योंकि सब फुटबॉल फैंस के लिए, क्योंकि उनको सब जानते हैं, हर कोई जानता है उन्हें, और इनके मिलियंस ऑफ फैंस हैं जो इस वक्त काफ़ी दुख होंगे, क्योंकि वो अर्जेंटीना के लिए नहीं, पूरे हर देश के लिए वो एक क्या कहते हैं रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि उनसे अच्छा फुटबॉलर आज तक नहीं हुआ है, ऐसा कहने की बात है। तो ऐसा सभी कहते हैं कि उनसे अच्छा फुटबॉलर आज तक हुआ ही नहीं, वन ऑफ फुटबॉल इमोर्टल्स जिन्हें कहा सकता है, जो उनसे अच्छा कोई है ही नहीं फुटबॉल में। तो उनके एक्सपायर पे काफ़ी सब दुखी हैं, तो इस पूरे पेज पे उनसे ही रिलेटेड न्यूज़ है कि उन्होंने क्या क्या किया फुटबॉल से रिलेटेड, उनकी कैरियर्स में कितनी कैप्स थी, गोल्स से कितने गोल्स पर गेम्स उनका रेशियो क्या था, पूरे उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है इस पूरे पेज पे। जो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।